हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोशिकीय श्वसन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया किसी कोशिका के अंतर्गत ग्लूकोज का विघटन है ना, ग्लूकोज का जो विघटन होता है उससे होती है, या ऑक्सीकरण होता है ना, ग्लूकोज का विघटन होता है उसके अंतर्गत या ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में जीवों की संचित ऊर्जा कार्य की ऊर्जा में बदल जाती है। ये प्रक्रिया जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचित भोजन पादप में स्टार्च के रूप में रहता है, एनिमल में ग्लाइकोलोजन या लिपिड के रूप में रहता है, और फंगाई में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है ना। अब हम देखेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वायवीय श्वसन की जो क्रिया है ये वाली है, C6H12O6 + 6CO2 साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में C6CO2 6H2O + 36 एटीपी के अणु। और अवायवीय श्वसन में C6H12O6 है ना, साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें क्या बनता है 2C2H2OH इथेनॉल बनता है, मतलब इसमें ना C2OH ये वाला + 2CO2 + 2 एटीपी के अणु निकलते हैं ना। वायु श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। किसका? ग्लूकोज का पूर्ण विघटन, जिसमें अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जिससे अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों की भूमिका होती है। इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म की भूमिका होती है ना। इसके उदाहरण है सामान्य जंतु और पादप, और अवायवी के हैं कवक, अवायवी जीवाणु है ना, अंतः परजीवी जिसे कृमि कहते हैं। ये श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। औद्योगिक स्तर पर अवायवीय श्वसन का प्रयोग अल्कोहल, केक, ब्रेड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन के लिए कवकों या और जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखते हैं श्वसन के चरण, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या है। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 2 एटीपी बनता है। C6H12O6 साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में है ना, पाइरूविक एसिड होता है ना, और यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल बनता है। और नीचे साइटोप्लाज्म एनारोबिक अवायवी श्वसन जो मैंने बताया था वो एथेनॉल + CO2 है ना, इसमें 0 एटीपी मतलब एटीपी नहीं बनता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये प्रारंभिक चरण है जो दोनों प्रकार के श्वसन प्रक्रियाओं में पाई जाती है। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसमें कुल 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती है। क्रेब चक्र क्या होता है? ये वायवीय श्वसन का दूसरा चरण है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसमें अधिकांश एटीपी की प्राप्ति होती है। अवायवीय श्वसन में एक ही चरण होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दूसरे चरण में सिर्फ पाइरूविक अम्ल का बदलाव इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है ना। इसमें 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन कैसे होता है? इनमें अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है तब बड़ी संख्या में ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में टूटता है। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने के कारण सभी पाइरूविक एसिड क्रेब चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते तथा लैक्टिक एसिड में बदलकर मांसपेशियों में संग्रहित हो जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में दर्द और जलन की अनुभूति होती है। व्यक्ति में थकान अनुभूति सामान्य तौर पर ग्लूकोज की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? ग्लूकोज की कमी के कारण होती है। श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। पहला ब्रीदिंग है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन है ना। इसको देखते हैं, श्वसन अंग कहाँ से स्टार्ट होता है।
नासिका से स्टार्ट होता है, फिर ग्रेसनी में जाता है ना, नोज से स्टार्ट होकर फायरेक्स में जाता है, फिर लेनरेक्स स्वर यंत्र में जाता है, फिर ट्रेचिया श्वास नली जिसे कहते हैं उसमें, फिर ब्रोंच है ना श्वसनी में जाते हैं, ब्रोंशिले श्वास नलिका में जाते हैं, फिर एल्वोली कुपिका में जाते हैं। ये इसका डायग्राम बताया गया है ना, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो आप ये डायग्राम आपने बहुत जगह देखा भी होगा, ठीक है। लायरेक्स के बारे में देखते हैं। इसमें स्वर कोश पाए जाते हैं जो फेफड़ों के द्वारा निकाली वायु से कंपित होकर स्वर पैदा करते हैं। मधुर ध्वनि पैदा करने वाले पंक्षियों में लायरेक्स के स्थान पर साइरेक्स है ना, सिंड्रेक्स SYRINX सिंड्रेक्स पाए जाते हैं। ट्रेचिया श्वास नलिका होती है। ये मांसपेशियों की नलिका है जिसकी दीवार पर उपास्थि वाले है ना कार्टिलेज रिम पाई जाती है जो वायु की अनुपस्थिति में इसे बंद होने से रोकते हैं। श्वास नली विभाजित होकर ये दाएं और बाएं श्वसनियों में बढ़ जाते हैं जो फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक श्वसनलियों में बढ़ते हैं है ना, बढ़ जाते हैं। प्रत्येक श्वसनली के सिरों पर कुपिका की संरचना पाई जाती है जिसकी सतह के द्वारा गैसों का विनिमय होता है ना। ये इसका डायग्राम दिया है। ये वाला कुपिका है ना। कोशिकीय चरण, एक कोशिकीय दीवार होती है, चयनात्मक पारगम्य होता है इसमें, और ये विसरण की प्रक्रिया है, और ये रक्त कोशिका है। कुपिकाएं फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई है। असंख्य कुपिकाएं एक साथ मिलकर गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है ना। गैसों के विनिमय की सतह के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ये सतह अत्यंत पतला होना चाहिए, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, इसके ठीक नीचे रक्त वाहिकाओं का जाल होना चाहिए, इसकी सतह नमीयुक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नमीयुक्त होनी चाहिए। इम्फेसीमा है ना। ये अगर आप स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन में इस तरह की कंडीशंस में रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इस क्षेत्र का जो सरफेस एरिया है यहाँ का, ये जो दिखाया गया है, ये कम हो जाता है। अत्यधिक वायु प्रदूषण और धूम्रपान के कारण कुपिकाओं की दीवार आपस में जुड़ जाती है जिससे फेफड़ों का कुल सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है तथा शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होने लगती है। शरीर के वक्ष गुहा की सतह पर डायफ्राम नामक चिकनी पेशी के संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है जिससे वायु का प्रवेश फेफड़ों में होता है। गैसों का परिवहन कैसे होता है ना। ऑक्सीजन 99% आरबीसी के द्वारा, जबकि 1% प्लाज्मा के द्वारा, और CO2 7% प्लाज्मा के द्वारा, 70% प्लाज्मा के बायोकार्बोनेट के रूप में, और 23% आरबीसी के रूप में, रेड ब्लड सेल के रूप में। जलीय जीवों में श्वसन का दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तीव्र होता है क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ब्लड वेसल और हार्ट है ना, पंपिंग ऑर्गन जो होता है उसे जानेंगे, है ना। तो हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली की परत पाई जाती है। जो हृदय है उसके ऊपर दोहरी झिल्ली की परत पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच एक द्रव्य पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। इसका मुख्य कार्य बाहरी आघातों से रक्षा करना होता है ना। देखो ये फेफड़े का चित्र है ना। ये इधर की क्षेत्र में पाल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी है, ये महाशिरा है ना। ये ट्रिएप्सिड वाल्व है, ये महाधमनी है, ये वाली, ये वाला पाल्मोनरी वेन है, ये वेंटुरा जिसे नीले कहते हैं ये, और ये बिस्कोफिस वाल्व है ना। शरीर के अंदर कैसे होता है? बॉडी टिश्यू से वेनेकोला में जाता है ना, अशुद्ध रक्त, राइट आर्टिया में जाता है, फिर ट्रांसफिर वाल्व में जाता है, फिर राइट वेंट्रम में जाता है, फिर पाल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर यहाँ से शुद्ध रक्त हो जाता है। पाल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरिया में जाता है, फिर वहाँ से बिस्फोडिट वाल्व में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिया में, अरोटा और बॉडी टिश्यू में। इस तरह से ये प्रवेश करता है। रक्त परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रक्त का प्रवेश 2 बार होता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय का दाहिना भाग, जो हृदय का दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त और बायां भाग शुद्ध रक्त के लिए कार्य करता है, जो मैं ऊपर बता रहा था।
स्ट्रोक वाल्व क्या होता है? एक स्पंदन या संकुचन में बाहर भेजे गए रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वाल्व कहते हैं। इसका मान 70 मिलीलीटर होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? 1 मिनट में हृदय के द्वारा बाहर भेजे गए रक्त की मात्रा ये 5 से 5.5 लीटर के लगभग होती है। हृदय का संकुचन हृदय के मांसपेशियों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है ना। ये विद्युत धारा का निर्माण इस तरीके से, विद्युत धारा का बंटवारा है ना, बंडल ऑफ HIS और पार्किंजे फाइबर होता है। ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि यह हृदय के स्पंदन के लिए आवश्यक विद्युत धारा पैदा करता है। ऐसे नोड की अनियमितता के कारण हृदय की धड़कनें असामान्य हो जाती है, जिसे सामान्य करने के लिए शरीर में इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर लगाया जाता है ना। ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 क्या होता है? ये संकुचन होता है, सिस्टोलिटिक प्रेशर, और 80 क्या होता है? डायस्टिक प्रेशर, ये विश्राम में होता है, ये संकुचन में होता है ना। अगर किसी का 180/100 है तो ये उच्च रक्तचाप कहलाता है ना, हाई BP वाला पर्सन होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था में व्यक्ति की रक्तचाप सामान्य स्थिति में भी 180/100 या इससे अधिक रहती है। हृदय में छेद क्या होता है? भ्रूण के दाएं और बाएं आलिंद के बीच एक छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरमेन ओलेव कहते हैं। कई बार बच्चे के जन्म के बाद भी ये बंद नहीं हो पाता है। इस अवस्था को पेटेंट फोरमेन ओलेव कहते हैं। इसके कारण क्या है? हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित हो जाते हैं तथा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसके प्रभाव में बच्चों के नाखून, होंठ और शरीर का रंग नीला दिखाई देता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा कारण नाइट्रेट प्रदूषण है, जो हीमोग्लोबिन की संरचना नष्ट कर ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, जिससे शरीर का रंग नीला दिखाई देने लगता है। अन्य जीवों के हृदय देखते हैं, जैसे विषमतापी जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मछली में 2 चेंबर होते हैं, उभयचर में 3 चेंबर होते हैं, सरीसृप में 3 चेंबर होते हैं, है ना। कुछ अपवाद है सरीसृप के, जैसे मगर, डायनासोर में 4 चेंबर होते हैं। पक्षी और स्तनधारियों में 4 चेंबर होते हैं ना। अब रक्त वाहिका के बारे में जानेंगे हम। सिरा और धमनी में क्या अंतर होता है? सिरा क्या होती है? ये रक्त को ऊतक और अंगों से हृदय तक पहुंचाती है, जबकि धमनी ये रक्त को हृदय से ऊतक तथा अंगों तक पहुंचाती है। सिराएं प्रायः ऑक्सीजन रहित रक्त को ढोती है ना। एक अपवाद है फुसफुस सिरा। धमनी क्या करती है? ये प्रायः ऑक्सीजन युक्त रक्त को ढोती है ना। इसका अपवाद है फुसफुस धमनी। सिराओं की दीवार पतली होती है, धमनियों की दीवार मोटी होती है। सिराओं में रक्तदाब कम होता है, धमनियों में रक्तदाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, धमनियों में प्रायः वाल्व नहीं पाया जाता है। सिराएं शरीर में बाहर की तरफ होती है, जबकि धमनियां शरीर के अंदर की ओर होती है। रक्त कोशिकाएं क्या होती है? रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरी है ना, ये रक्त केशिकाएं हैं। धमनी और सिरा ये रक्त केशिकाएं हैं। कैपिलरी की दीवार अत्यंत पतली अथवा एक कोशिकीय होती है, जिसमें विसरण के द्वारा आसपास की कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्त कभी भी रक्त वाहिकाओं के तंत्र से बाहर नहीं आता है और हमेशा रक्त वाहिकाओं के अंदर ही परिगमन करता है। इसे बंद परिसंचरण भी कहते हैं, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी, स्तनधारी, केंचुआ। खुला परिसंचरण क्या होता है? इस परिसंचरण में कैपिलरी अनुपस्थित होती है तथा रक्त अपने वाहिकाओं से बाहर शरीर की आंतरिक गुहाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे कीट, घोंघा, सीप। ये सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, अरोटा जिसे बोलते हैं। और सबसे बड़ी सिरा महासिरा, वेने कारा। अब हम देखेंगे उत्सर्जन अंग, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड।
अमोनिया में सबसे ज़्यादा पॉइजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, फिर ये इधर जाते वक्त कम होता जाता है। जंतुओं में उत्सर्जन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। अमोनीटिलिक, अमोनिया का उत्सर्जन जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमोनिया अत्यंत जहरीला होता है। ये किसमें होता है, मछली, झींगा, है ना, फ्रॉग, टेडपोल जिसे कहते हैं। यूरेटेलिक, ऐसे जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जिसके लिए अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिया मध्यम जहरीला होता है। किस किस में होता है, स्तनधारी, उभयचर, डॉल्फिन, इसमें। यूरिया कोटिलिटिक, ऐसे जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं जिसके लिए नगण्य जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिक अम्ल अत्यंत कम जहरीला होता है। ये कौन होते हैं, सरीसृप, सांप, छिपकली, कीट, बर्ड्स, इनमें होता है। पक्षियों या पंछियों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उड़ने में सहायक होता है। अब हम जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत देखेंगे किडनी, यूरेट्रस मूत्रवाहिका, यूरिनरी ब्लेडर मूत्राशय, और यूरेथ्रा मूत्रवाहिनी, है ना। ये इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है ना, मानव उत्सर्जन अंग का। किडनी मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। प्रत्येक किडनी का निर्माण लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाओं से हुआ है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक या उत्सर्जी इकाई है। मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य कार्य नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। नेफ्रॉन रक्त से यूरिया को छानकर यूरिन के रूप में अलग करता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें 2 चरणों में बांटा जाता है। पहला होता है रासायनिक भाग। इस प्रक्रिया में प्रोटीन से प्राप्त अमोनिया को यकृत के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। इस क्रिया को यूरिक चक्र या ओरिनिथिन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। किसमें होता है, यकृत में होता है। भौतिक भाग क्या है, यूरिया युक्त रक्त लीवर से किडनी तक पहुंचता है, जिसे नेफ्रॉन नलिकाओं के द्वारा रक्त से यूरिया को छानकर अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन भी कहते हैं। यूरिन का निर्माण किडनी में होता है। यूरिन में यूरिया के साथ साथ जल तथा जल में घुलनशील पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, जैसे विटामिन बी, सी, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, साल्ट, है ना। जीवाणुओं के द्वारा यूरिया के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया के कारण तीक्ष्ण गंध पैदा होती है। यूरिया का रंग यूरोक्रोम रंजक के कारण हल्का पीला होता है। किडनी के विफल हो जाने की स्थिति में रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। इस अवस्था को यूरेनिया कहते हैं। यूरेनिया की स्थिति में डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा रक्त से यूरिया को निकाला जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया के लिए आर्टिफिशियल किडनी मशीन का प्रयोग किया जाता है। यूरिन में रक्त की मात्रा पाए जाने की अवस्था को हीमोटूरिया, है ना, क्या बोलते हैं, हीमेटूरिया कहते हैं। किडनी में पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। किडनी प्रत्यारोपण सर्वाधिक सफल और सामान्य अंग प्रत्यारोपण है, जिसके लिए उपयुक्त डोनर से उसके ब्रेन डेथ के 48 घंटे के अंदर किडनी प्राप्त की जाती है ना, 48 घंटे के अंदर उसकी किडनी प्राप्त की जाती है। अब हम जानेंगे नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस, है ना। केंद्रीय में क्या क्या आता है, ब्रेन आता है। ब्रेन में आता है क्रेनियल नर्व, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, इसमें 12 पेयर होते हैं, और स्पाइनल कोड आती है, मेरुरज्जु, जिसमें स्पाइनल नर्व होती है, मेरुरज्जु तंत्रिका होती है, इसमें 31 पेयर होते हैं। ठीक है ना। इसका ये पूरा डायग्राम बताया गया है। ठीक है। ब्रेन के कौन कौन से भाग होते हैं, 4 ब्रेन होता है पहले, इसके अंतर्गत 3 होते हैं। ओली फैक्ट्रोइस जिसे घ्राण पिंड बोलते हैं, सेरेब्रम होता है जिसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन, इसके अंतर्गत ऑप्टिक लोब होता है जिसे दृश्य पिंड कहते हैं। हिंड ब्रेन होता है जिसे पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स होते हैं। सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। ओल्फैक्टियोरोब्स, ये गंध से संबंधित संकेतों को ग्रहण करता है। ये मानव में अपेक्षाकृत कम विकसित होता है, लेकिन डॉग और शार्क में अत्यधिक विकसित होता है। सेरेब्रम क्या होता है, प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो दाएं और बाएं भागों में बटा होता है। इसके 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। कौन कौन से, पहला है फ्रंटल लोब, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, विचार, याददाश्त, वाणी, बुद्धि के लिए। टेम्पोरल लोब, वाणी को सुनना और समझना। पेराइटल लोब,
दर्द, स्वाद और स्पर्श की अनुभूति के लिए। ऑक्सीपेटल लोब प्रकाश संबंधी संवेदना के लिए होता है। हाइपोथैलेमस ये शरीर के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, तापमान, जल संतुलन, ये चीज। ऑप्टिक लोब क्या करता है? ये दृश्य से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है। सेरेबेलम क्या करता है? ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका मुख्य कार्य मुद्रा समन्वय होता है, बॉडी बैलेंसिंग और संतुलन करना है। ये मस्तिष्क का लर्निंग सेंटर है ना। मेडुला क्या होता है? ये शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की गति, श्वास लेने का दर, आंतरिक अंगों की क्रिया। पोन्स क्या करते हैं? PONS ये सांस लेने के ले को नियंत्रित करते हैं। स्पाइनल कोड क्या करता है? मेरुरज्जु शरीर के अंगों से सूचनाओं को प्राप्त कर तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। मेरुरज्जु में सोचने, विचार करने या प्राप्त सूचनाओं को समझने की क्षमता नहीं होती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? यह अचानक, अपने आप और तीव्र गति से होने वाली अनैच्छिक क्रिया है, जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। इस कार्य में मेरुरज्जु केंद्रीय भूमिका निभाता है। प्रत्यावर्ती क्रिया में सोचने, समझने या विचार करने की क्षमता नहीं होती, जैसे सुई का चुभना, नी जर्क इफेक्ट। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह अवचेतन स्तर पर शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करता है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? पहला होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी, है ना, सिम्फेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, है ना। अनुकंपी में क्या होता है? ये शरीर को उत्तेजित अवस्था में लाता है। परानुकंपी में ये शरीर को विश्राम अवस्था में लाता है। अनुकंपी में क्या होता है? ये हृदय की गति को तीव्र करता है। परानुकंपी में हृदय की गति मंद करता है। अनुकंपी में मांसपेशियों का संकुचन होता है। परानुकंपी में मांसपेशियों विश्राम अवस्था में होती है। अनुकंपी में पाचन की प्रक्रिया मंद होती है और परानुकंपी में पाचन की प्रक्रिया सामान्य होती है। अब हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में, है ना, ह्यूमन आइज के बारे में जानेंगे। देखो, ये ह्यूमन आइज का डायग्राम है। ये वाला क्षेत्र कोरिया कहलाता है, ये आइरिस होता है, ये वाला प्यूपिल होता है, यहाँ पे जो होता है सिलियरी मसल होती है, ये स्क्लेरा होता है, ये क्रोरिड होता है, ये जो क्षेत्र देख रहा है ये रेटिना है, ये येलो स्पॉट है जिसे पील बिंदु कहते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट है जिसे अंध बिंदु बोलते हैं, और ये वाला क्षेत्र ऑप्टिक नर्व या दृश्य तंत्रिका कहलाता है। स्क्लेरिया, इसका सबको हम एक एक करके देखते हैं। ये आंखों का सफ़ेद भाग है जो आंखों को निश्चित आकार प्रदान करता है। क्लोरिड ये गहरे रंग की परत है जो आंख में अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर तीक्ष्ण प्रतिबिंब का निर्माण करता है। निशाचर जीवों में टेपेटम लूसिडम नामक परत पाई जाती है जो आंखों में प्रकाश को परावर्तित कर कम रोशनी में भी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इस परत के कारण इनकी आंखें रात में चमकती है। रेटिना ये प्रकाश संवेदी परत है जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? रोड्स और कोन। रोड्स क्या होती है? ये कम प्रकाश में कार्य कर सकता है लेकिन इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती। कोन्स क्या होता है? ये सिर्फ तीव्र प्रकाश में कार्य करता है लेकिन इसमें रंगों की देखने की क्षमता होती है। विटामिन ए की कमी से रोड्स कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है और रतौंधी नामक रोग होता है। कोन्स की कमी से वर्णांधता रोग होता है जो एक आनुवंशिक रोग है। कोन्स 3 प्रकार के होते हैं। चौपाए जानवरों और मवेशियों में कोन्स अनुपस्थित होते हैं, फलस्वरूप वे रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती, है ना, उनमें रंगों की देखने की क्षमता नहीं होती। येलो स्पॉट रेटिना का वो भाग जहाँ रोड्स और कोन कोशिकाएं सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इस बिंदु पर रोड्स और कोन कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। इस बिंदु से ऑप्टिक नर्व की उत्पत्ति होती है। कॉर्निया ये आंखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा है जो मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है। ये प्रकाश को केंद्रित कर आंखों में प्रवेश कराता है। कॉर्निया एक जीवित संरचना है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। ये विसरण द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की प्राप्ति
करता है। नेत्र प्रत्यारोपण वस्तुतः कार्निया का प्रत्यारोपण है। इसके लिए ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉर्निया की संरचना कई परतों में बटी है। इसकी छठी परत की खोज यूके के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद दुआ ने की। इसे दुआ परत भी कहते हैं। एक व्यक्ति की कॉर्निया से एक से अधिक व्यक्तियों की नेत्रहीनता को दूर किया जा सकता है। आइरिस क्या होता है? यह अनिच्छिक पेशी जो पुतलियों के आकार में परिवर्तन कर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ना। ब्राइट लाइट और डिम लाइट में कैसे क्या होता है? इसमें आइरिस का फैलाव हो जाता है ब्राइट लाइट में और आइरिस का संकुचन हो जाता है डिम लाइट में। ब्राइट लाइट में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, डिम लाइट में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ब्राइट लाइट में आंखों में कम प्रकाश का प्रवेश होता है और डिम लाइट में आंखों में जो है अधिक प्रकाश का प्रवेश होता है ना। लेंस के अंतर्गत रेंज ऑफ लेंस होती है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है जो कार्य की अवस्था के लिए रहता है और 4 पॉइंट जो अधिकतम बिंदु होता है वो अनंत तक आप देख सकते हैं। लेंस प्रोटीन का बना लचीला उत्तल लेंस है जो कार्निया के साथ मिलकर कार्य करता है। ये अपने आकार में परिवर्तन कर 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच उपस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाए रखता है। आंखों के लेंस का आकार का परिवर्तन सिलियरी पेशी के कारण होता है। नेत्र रोग कौन कौन से होता है? कॉन्ट्रैक्ट मोतियाबिंद, ये आंखों के लेंस के ऊपर सफ़ेद प्रोटीन के जमा होने के कारण होता है जिससे दृष्टि बाधित होती है। इसे शल्य क्रिया से ठीक किया जा सकता है। ग्लेकोमा, काला मोतियाबिंद, यह रोग आंखों में पाए जाने वाले तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर के दबाव के बढ़ने के कारण होता है जिससे व्यक्ति की दृश्य तंत्रिकाएं प्रभावित होती है और व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता पूर्णतः खो देता है। इसका कोई उपचार नहीं है। ह्यूमन एयर क्या होता है? इसमें सुनना और संतुलन करना होता है। इसके पार्ट से आउटर ईयर, इसके अंतर्गत ईयर पिना होता है ध्वनि का संग्रहण। मिडिल पियर होता है, मिडिल एयर होता है मध्य कर्ण, इसमें कर्ण अस्थियां होती है एमाइस, मेलस, इंकस और स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। इनर ईयर, आंतरिक कर्ण में क्या क्या होता है? कोलेरिया और सेमी सर्कुलर केनर। कोलेरिया में क्या होता है? ध्वनि तरंगों को संकेतों में बदलना और सेमी सर्कुलर केनर में शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसी प्रतिरूप या प्रतिलिपि का निर्माण करे। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि और विविधता को बढ़ाना है जिससे किसी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? ये एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों के बीच होता है। अलैंगिक प्रजनन, इसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? इस प्रक्रिया में निषेचन के द्वारा जाइगोट या युग्म जनक का निर्माण होता है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन से प्राप्त संततियों में विविधता पाई जाती है। अलैंगिक प्रजनन से प्राप्त संततियों में क्या होती है? विविधता नहीं पाई जाती है। निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, कीट, केंचुआ में होता है और बाह्य निषेचन मछली, उभयचर, झींगा, सीप में होता है। एक और टाइप होती है ओविरीपेरस, जिसे अंडज बोलते हैं, है ना। मछली जो अनिषेचित अंडे देता है, उभयचर, सीप, झीपा, पंक्षी ये निषेचित अंडे देता है। सरीसृप जो होते हैं आंतरिक निषेचन करते हैं, केंचुआ, कीट। विविपोरस जो जन्मज होते हैं वो स्तनधारी। ओवो विविपोरस अर्धविकसित भ्रूण को जन्म देते हैं ये लोग, है ना, देने वाले जीव, जैसे कंगारू तथा अर्धथैलीयुक्त स्तनधारी। ओविरिपोरस मेमल्स अंडज स्तनधारी, जैसे डक, बॉइल्ड प्लेटिपस, स्पिंग एंट ईटर। विविपोरस प्लांट जन्मज पादप, है ना। ये कौन कौन से होते हैं? राइजोफेरा, जिसे सुंदरी का बोलते हैं ना, ये पेड़ होता है। इसके बीज पेड़ पर लगे फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं तथा छोटे पौधों के रूप में विकसित होकर जमीन पर गिरते हैं।
ऐसे पेड़ सामान्यतः दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन के क्षेत्रों में। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। इसके अंतर्गत देखेंगे मेल प्रजनन तंत्र है ना, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें वृषण थैली, इफेडाइडमस, वास डिफरेंस जैसे शुक्रवाहिका कहते हैं, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पोरुस ग्रंथि को जानेंगे, और यूरेथ्रा जो मूत्र नली होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट, जिसे वृषण कहते हैं, ये क्या होता है। इससे शुक्राणु का निर्माण होता है और ये नर लैंगिक हार्मोन का स्त्रवन करता है। कौन सा स्त्रवन करता है? टेस्टिटोरोन। इसमें स्टेरॉइड होता है रासायनिक, है ना, और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है। वृषण 12 से 14 वर्ष की उम्र में सक्रिय होता है। इस दौरान द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इस अवस्था को पबर्टी या लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, ये शुक्रवाहिका होती है, एपिडाइडमस होती है, ये जो होता है वृषण थैली होती है, ये वास डिफरेंस होता है, और ये यूरेथ्रा होता है। शुक्र जनक या नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबलेस, है ना, ट्यूबले होता है। वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण या अर्ध सूत्री विभाजन के लिए तापमान शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए वृषण शरीर से बाहर वृषण थैली में पाया जाता है। इपिडाइडेमस, ये शुक्राणु का संग्रह होता है और शुक्राणु परिपक्वता प्राप्त करते हैं। वास डिफरेंस क्या होता है? शुक्रवाहिका, ये शुक्राणुओं को वृषण थैली से उदर गुहा तक ले जाता है। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, इस ग्रंथि के द्वारा शुक्रवाहिका में फ्रक्टोस युक्त तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसमें शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? पोरुस ग्रंथि, ये सिट्रिक एसिड युक्त तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो शुक्राणुओं को गतिशील बनाता है। शुक्राणुओं के साथ इन दोनों ग्रंथियों के स्त्राव को सीमन या वीर्य कहते हैं। यूरेथ्रा जो मूत्र नली होती है, ये यूरिन और सीमेन का समान मार्ग है। वेस्कोटोमी क्या होती है? ये पुरुषों में परिवार नियोजन ऑपरेशन है, जिसमें वृषण थैली में वास डिफेंस, है ना, वास डिफेंस को काट दिया जाता है ना, ये मतलब ये होती है पुरुष नसबंदी। ठीक है, अब आप जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।